नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि वायरल हेपेटाइटिस किससे कहते हैं और उसके काज क्या है, ओवरऑल जो सिम्टम्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट और काज इसके कौन से, हम ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे। तो हेपाटा मीन्स के ना हेपाटोलॉजी, जिसमें स्टडी करते हैं लीवर की, तो यहाँ पे है हेपाटोटाइटिस। टाइटस मीन्स के इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी टाइटस लफ्ज यूज होता है वहाँ पे हम बोलेंगे कि इन्फ्लामेशन। यहाँ पे हेपाटोटाइटस है तो हेपाटाइटिस है तो इसमें क्या आएगा कि इन्फ्लामेशन इन लीवर। तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लामेशन क्यों होती है लीवर में और उसके काज क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं वायरल हेपाटाइटिस की, तो उसमें क्या आ जाता है कि हेपाटाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द लीवर। जो लीवर है कि स्वेलिंग हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए, वो मोस्टली काज कौन करता है, वायरल इन्फेक्शन के। किसी भी अगर हमें पता है कि हेपाटाइटिस ए हो गया या बी हो गया या फिर सी, डी और ई, जिस भी वायरस ने काज किया है कि एक वायरस होता है जो हेपाटाइटिस ए वायरस हो सकता है, बी वायरस हो सकता है, वो क्या करवाता है लीवर में एक इन्फ्लामेशन करवाता है, और उसको हम क्या कहेंगे कि हेपाटाइटिस, जिसमें लीवर की इन्फ्लामेशन हो, वायरस के जो काज करता हो वो एक वायरस हो, और उसके अलावा स्वेलिंग हो जाए लीवर में, और उसके अलावा ओवरऑल जो लीवर है वो डिसफंक्शन हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसके जो फंक्शंस है वो इनबैलेंस हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि एक हेपाटाइटिस में जो लीवर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हम देखते हैं तो अलग अलग सिम्टम भी दिखाई देते हैं, क्योंकि लीवर हमारा बहुत ही मेन एक ऑर्गन है जो वर्क करता है हमारे ओवरऑल बॉडी की डाइजेशन में, और जितने भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सब लीवर करवाता है। और किसी भी जिस तरह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखना, स्टोर करना, ये सारा काम कौन करवाता है, हमारा लीवर करवाता है। तो अगर लीवर ही सही नहीं है तो हमारी डाइजेशन सही से नहीं होगी, मेंटेन नहीं होगा ब्लड शुगर लेवल, और उसके अलावा हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें क्या है नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल होगी। तो लीवर बड़ा ही मेन रोल निभाता है हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं काज और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कौन सा हेपाटाइटिस किस तरीके से काज होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से। अगर हेपाटाइटिस बी की बात करते हैं तो वो एक कंटामिनेटेड फूड और वाटर से या फिर फीकल जो ओरल मटेरियल होता है उससे क्या है कि काज होता है। मोस्टली हम देखते हैं कि अगर कंटामिनेटेड फूड कोई खा रहा है या फिर उसके अलावा वाटर कंटामिनेटेड है तो उसके थ्रू जो हेपाटाइटिस ए काज होता है। ठीक है, वायरस हमारी बॉडी में जाता है और वहां पे क्या करवाता है, इफेक्ट करता है और काज करवाता है हेपाटाइटिस ए। ठीक है, और अगर हेपाटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड के थ्रू किसी को हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके ब्लड में अगर हेपाटाइटिस वायरस है, हमें पता नहीं है हेपाटाइटिस बी है, तो क्या होगा कि उसके थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। उसके अलावा अगर हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं, हमें कोई वाउंड है, ठीक है, उसको हेपाटाइटिस है, तो उसके निडल के थ्रू भी हमारे में आ सकता है। उसके अलावा बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी क्या है कि जिसमें अगर हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड के थ्रू आ सकता है, जिसमें विजाइनल फ्लूइड हो गया, उसके थ्रू आ सकता है। और उसके अलावा निडल स्टिक, ये सारी चीजें क्या है, इनके थ्रू आ सकता है एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन में हेपाटाइटिस बी। और हेपाटाइटिस सी की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है, एक जो हेपाटाइटिस पेशेंट है वो किसी को अगर ब्लड दे रहा है तो उसका ट्रांसफ्यूजन के थ्रू वो एक पर्सन से दूसरे में चला जाता है। या फिर निडल शेयरिंग, अगर एक पेशेंट को निडल लगाई है, ठीक है, हेपाटाइटिस के, अगर वो शेयर कर दी या फिर वो गलती से लग जाती है, चाहे वर्कर को लगे या पेशेंट को लगे, तो वो भी एक काज करवाता है हेपाटाइटिस सी। और उसके अलावा अगर हेपाटाइटिस डी की बात करते हैं विद हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन, हेपाटाइटिस क्या है कि बी हो गया है तो डी सबसे डेंजरस होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि हेपाटाइटिस बी को अगर ट्रीट ना किया गया तो वो काज करवाता है हेपाटाइटिस डी, और वो बहुत ज्यादा ही, मैं कहती हूँ बहुत ही डेंजरस होता है। वो काज करवाता है कैंसर, काज करवा सकता है, ओवरऑल बॉडी और भी कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है हेपाटाइटिस डी। और उसके अलावा हेपाटाइटिस ई की बात करते हैं, ये क्या है कि ये एक कंटामिनेटेड वाटर या फूड से होता है, जिसमें हमने यहाँ पे दो रखे हैं, फर्स्ट ए और ई है। ये दोनों क्या है कि मोस्टली फूड से या फिर वाटर से
कंटामिनेटेड फूड हो, वाटर हो या फिर फीकल कोई मटेरियल हो, यूरिन हो, उसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, काज होता है। अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी क्या है कि निडल के थ्रू या फिर ब्लड फ्लूइड के थ्रू, और हेपेटाइटिस बी और सी इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। जो हेपेटाइटिस डी है वो बी, अगर बी की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो गई है, सीवियर हेपेटाइटिस बी हो गया है, तो उसको क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाता है हेपेटाइटिस डी में, ठीक है। और हेपेटाइटिस जी जो होता है वो मोस्टली बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की, तो सबका अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे हेपेटाइटिस, ठीक है, ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो उनका जो वायरस है वो अलग अलग है, तो उस हिसाब से उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो भी अलग अलग होगा। तो हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, 15 से लेके 50 दिन तक हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो 45 डेज से लेके 180 डेज तक उसका टाइम पीरियड होता है, जिसमें क्या है कि उसकी इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें हमें साइन और सिम्टम्स पता चल जाते हैं। और उसके अलावा अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की, तो हेपेटाइटिस सी क्या है कि इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि 2 से लेके 12 वीक तक जो इसके साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक है। और उसके अलावा हेपेटाइटिस जो ई है उसका 2 से लेके 8 वीक तक जो भी टाइम पीरियड होता है इंक्यूबेशन का वो है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डी की, तो डी क्या है कि वो कंडीशन होती है, एक हेपेटाइटिस अगर किसी को बी हो गया है तो वो सीवियर कंडीशन अगर बी की हो गई है तो वो क्या करवाता है, काज करवाता है डी। तो ये हम उसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं रख सकते, क्योंकि वो हेपेटाइटिस बी की कॉम्प्लिकेशंस होती है हेपेटाइटिस डी, ठीक है। ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है हेपेटाइटिस बी या ए या फिर सी और ई जो वायरस है उसके बाद हम बात करते हैं साइन और सिम्टम की। साइन और सिम्टम्स में हमें क्या है कि सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन है, क्या है कि इन्फ्लामेशन हो गई है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा, हेपेटाइटिस जो ए या किसी भी हेपेटाइटिस वायरस के पेशेंट होते हैं उनमें मिडिल फीवर होता है और फर्टिंग होगी। फर्टिंग क्यों होगी, क्योंकि जो वो खा रहे हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर जो भी अगर उसको एनर्जी की नीड होती है तो वो प्रॉपर नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होगी कि ना उसको फर्टिंग महसूस होगी। और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि डाइजेशन ही सही से नहीं हो रही होती है तो पेशेंट को भूख भी नहीं, क्योंकि लीवर तो काम सही से नहीं कर पाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उस पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है। उसके अलावा नोजिया वोमिटिंग, क्योंकि लीवर इफेक्टेड है, सही से डाइजेशन नहीं हो रही है, उसकी वजह से नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है उस पेशेंट। ड्राई यूरिन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन होता है वो होता है कि लीवर ओवरऑल वर्क करता है। यहाँ पे डार्क यूरिन इसलिए आता है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर पाता है, चीजों को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और उसके अलावा पेल स्टूल होगा। और उसके अलावा जॉइंटिस, येलो आइज एंड स्किन। येलो आइज और स्किन इसलिए होती है क्योंकि अगर लीवर काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हेपाटो यहाँ पे क्या है कि हेपाटो मेगाली हो जाएगी। उसके अलावा स्प्लीनोमेगाली होगी। हेपाटाइटिस में क्या है कि जो लीवर है वो खुद भी क्या है कि इनलार्ज हो जाता है, उसमें एक हम कहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाती है। वो क्या करता है, इफेक्ट करता है स्प्लीन पे। अगर स्प्लीन भी इफेक्ट हो गई है लीवर की वजह से तो क्या करता है कि ओवरऑल जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड जो आरबीसी डेड होते हैं, उसका जो कब्रिस्तान होता है जहाँ पे वो ब्लड जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, जो डेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसी के, वो कहाँ पे, स्प्लीन पे डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर स्प्लीन भी सही से वर्क नहीं कर पा रही है तो वो जो भी होते हैं ना, जो हम बात करते हैं ना कि ब्लोरोबिन क्या है कि डेड मटेरियल होता है। इसका अगर हम बात करते हैं आरबीसी का डेड मटेरियल होता है ब्लोरोबिन। अगर वो लीवर के पास जाता है, लीवर अगर उसको सही से ब्रेक नहीं करके दे रही है और स्प्लीन में वो जाके डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि है ना, क्योंकि लीवर वहां पे फंक्शन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से लीवर उनको एक पाथ नहीं देगा या फिर वो ब्लड में ही रहने देगा, उनको सही से डाइजेस्ट नहीं करके जो स्प्लीन को नहीं दे। उस वजह से क्या होगा, स्प्लीन में अगर वहां पे भी स्प्लीनोमेगाली हो जाती है लीवर डिसफंक्शन होने की वजह से, तो फिर क्या है कि स्प्लीन भी वहां पे स्प्लीन भी इफेक्ट होती है। तो स्प्लीन क्या करती है, उन जो डेड मटेरियल होती है उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, उसकी वजह से ब्लड में ब्लोरोबिन बढ़ जाता है। ब्लोरोबिन बढ़ने की वजह से, ब्लोरोबिन क्या है कि डेड मटेरियल है जो आरबीसी है उनका, वो बढ़ गया ब्लड में, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ठीक है, उसके कब्रिस्तान में जगह नहीं है क्योंकि कब्रिस्तान खराब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन सही से वर्क नहीं कर रहा है तो वो कहाँ जाएंगे, वो ब्लड में होंगे, तो उसकी ब्लड में होने की वजह से क्या होगा,
जो बिलोरुबिन होता है वो येलोइश होता है, ठीक है, येलोइश टॉक्सिक या फिर केमिकल्स हम कह सकते हैं होता है, जो क्या करता है ओवरऑल ब्लड में फ्लो करता है। अगर बिलोरुबिन ब्लड में जब फ्लो करता है तो उसका कलर जो होता है वो कलर क्या करता है कि जो कैविटीज होती है जहाँ वो नजर आता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने यहाँ पे आईज पे देख लिया, और जहाँ पे नर्व एक हम कहते हैं ना आउटर जो दिखाई देती है वहाँ पे वो शो होते हैं कलर्स। फॉर एग्जांपल हमारे नेल्स हो गए या फिर आईज होगी, वहाँ पे मोस्टली येलोइश कलर दिखाई देता है, वो जॉइंटिस हम कहते हैं। और जॉइंटिस हमें पता है क्यों होता है, कि हमें पता है कि जॉइंटिस इसलिए हुआ है क्योंकि बिलोरुबिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज क्यों हुआ कि लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लीवर की वजह से स्प्लीन सही से काम नहीं कर पा रही है, और स्प्लीन वो वहाँ पे क्या है कि आरबीसी का डेड जो होता है बिलोरुबिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। अगर वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो ओवरऑल हम कहते हैं कि ब्लड में इंक्रीज हो जाता है बिलोरुबिन। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोज की। तो डायग्नोज में हम मोस्टली क्या करवाते हैं, एलएफटी करवाते हैं, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, और उसमें दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, एलिवेटेड करते हैं, देखते हैं। तो एक होता है कि ALT और AST टेस्ट होती है जो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं, और उसके अलावा वायरल मेकर जो टेस्ट होती है वो करवाते हैं, जिसमें हमें क्या है एंटी देखते हैं, और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जो नीड हो तो, क्योंकि हमें पता चल जाता है, हम पल्पेट करते हैं और वहाँ पे अपर जो राइट साइड पे अपर साइड पेन होता है उसके थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि लीवर का कोई फंक्शन डिसफंक्शन हुआ है, और स्प्लीन भी लार्ज होगी, स्प्लीनोमेगाली भी होगी, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि इसको कोई भी लीवर की कंडीशंस इफेक्ट है, ठीक है। और हम वायरल उसके लिए वायरल कोई भी टेस्ट करवाते हैं वायरल में, जिससे हमें पता चलता है कि किस वायरस की वजह से जो लीवर है उस पर इफेक्ट हुआ है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस ए या फिर ई यूजली सेफ एंड लिमिटिंग। हमें पता है कि ना जो वाटर की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए हो गया या फिर हेपेटाइटिस ई हो गया, वो क्या है कि सेफली होता है और उसके इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो खुद ही सही हो जाता है, ठीक है। यूजली सेल्फ लिमिटिंग एंड रेस्ट सपोर्ट एंड यूजली सेल्फ लिमिटिंग होता है और कुछ ही दिनों में खुद ब खुद रेस्ट और सपोर्ट के थ्रू चला जाता है, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स देनी पड़ती है, जिसमें आता है टेनोफोवायरल और एंट्रोवायरल जो ड्रग्स होती है वो देते हैं। और उसके अलावा हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं और अल्कोहल अवॉइड करवाते हैं, और बैलेंस डाइट और रेस्ट रखते हैं, जिससे क्या है वो वायरल इन्फेक्शन को भी, इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, और उसके अलावा ओवरऑल कंडीशन को सही करता है। अगर इसको सही ना किया जाए हेपेटाइटिस बी को, तो वो ज्यादा से ज्यादा सीवियर कंडीशन में आ सकता है, और लीवर डिसफंक्शन या फिर डिसफंक्शन हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसकी वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और हम क्या है ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं सर्जरी के थ्रू। ओवरऑल ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम मोस्टली क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे लीवर फंक्शन को, ठीक है। हमें पता है कि लीवर अगर डिसफंक्शन हो रहा है तो उस पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं लीवर के फंक्शन को देखते हैं सबसे पहले। और उसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में ना चला जाए पेशेंट, क्योंकि लीवर पहले से वो वर्क नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमें क्या है कि हम उसको मेंटेन करके रखते हैं हाइड्रेशन। और उसके अलावा प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देंगे, ताकि उसको जो इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लीवर इफेक्टेड है और उसको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, उससे भूख नहीं लगेगी, तो भी हमें क्या है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट उसको मील देना होता है, क्योंकि अगर मील नहीं देंगे तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा देंगे तो वो क्या है कि वहाँ पे ज्यादा इफेक्ट होगा लीवर पे, और क्योंकि वो डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि है ना प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देंगे, और उसके अलावा एजुकेशन अबाउट फ्री इन्फेक्शन कंट्रोल, और उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से आप अपने जो भी वायरल इन्फेक्शन है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा अवॉइड शेयरिंग निडल
नीडल एंड जो भी हज़ार्ड्स की चीज़ें होती है वो शेयर करने को नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल नीडल के है ना, एक पेशेंट हेपेटाइटिस का है, उसको लगाई और किसी और को लगा दी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, शेयर नहीं करने देंगे, अवॉइड करेंगे और इनकरेज करेंगे वैक्सीन लगाने को, क्योंकि हेपेटाइटिस जो बी की वैक्सीन है तो वो एक ही वीक में लग जाती है, बर्थ के एक ही वीक में लग जाती है हेपेटाइटिस। और पेंटावेलेंट में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, क्योंकि ये एक बहुत हम कहते हैं खतरनाक भी होता है, तो उसी वजह से क्या है कि लग जाती है। और उसके अलावा ओवरऑल हम नर्सिंग मैनेजमेंट में यही करते हैं कि इनकरेज करते हैं वैक्सीनेशन के लिए, ताकि उससे प्रिवेंशन हो सके। और प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सेफ वाटर एंड हाइजीनिक। हमें पता है कि अगर हेपेटाइटिस क्यों होता है कि मोस्टली ए और सी जो होता है, वाटर जो कंटामिनेटेड हो या फिर फूड कंटामिनेटेड हो, उसके थ्रू होता है। और उसके अलावा सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, हमें अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन करानी है ब्लड की तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट करवानी होती है कि इसको तो नहीं है, जो डोनर है उसको तो नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं सामने वाले जो भी पेशेंट है उसको। और उसके अलावा सेफ सेक्स प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे क्या है कि उसके पार्टनर को नहीं है तो ट्रांसफ़र ना हो सके। और उसके अलावा डू नॉट शेयर निडल, और एक पेशेंट की निडल दूसरे में हम शेयर नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी क्या है कि प्रिवेंशन होती है। और हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन हम उसको कहते हैं, मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर लगाते हैं और बोलते हैं कि ताकि वो प्रिवेंट स्टार्टिंग से हो सके कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो ही ना फिर हेपेटाइटिस का। ठीक है, ओवरऑल इस तरीके से हम किसी भी एक इंडिविजुअल को प्रिवेंट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।